आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आशा करूँगा आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। तो हमें क्या चेक करना है, दो क्वालिटीज़ के बीच में कोई डिपेंडेंसी है या वो दोनों क्वालिटीज़ क्या हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये हमने चेक करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए सैम्पल। तो किस तरह से इसे हम कंडक्ट करते हैं यही हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम इस पे बेस्ड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए देखें कैसे हम इसको कंडक्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दो एट्रीब्यूट्स हमें गिवन होंगे। तो एट्रीब्यूट्स जैसा मैंने बोला, एट्रीब्यूट्स इज सम कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। जैसे मैंने बात की, एक एट्रीब्यूट मैंने लिया हेयर कलर और एक ले लिया सपोज आई कलर। तो किन्हीं इंडिविजुअल्स के दो तरह के एट्रीब्यूट की स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या ये हेयर कलर आई कलर पे डिपेंड होता है या आई कलर आपका हेयर कलर पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, फर्स्ट एट्रीब्यूट सपोज हेयर कलर है यहाँ पे। तो इस हेयर कलर की क्या होंगी, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होंगी। तो सपोज जैसे पहली क्लास हो गई ब्लैक, हेयर कलर की पहली क्लास है ब्लैक। इसी तरह से वाइट, ब्राउन एंड रेड। तो ये चार तरह की क्लासेज हमारे पास हेयर कलर में हो सकती हैं। इसी तरह से आई कलर में भी हमारे पास क्लासेज होंगी। जैसे आई कलर में पहली क्लास हो गई ब्लैक, दूसरी हो गई ब्लू, तीसरी हो गई ब्राउन एंड फोर्थ हो गई ग्रीन। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने एट्रीब्यूट को क्लासीफाई कर लिया। तो अब क्या होगा, जब हम सैंपल की एनालिसिस करेंगे तो क्या करना है, सैंपल की एनालिसिस के बेसिस पे हमने पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए आई कलर और हेयर कलर को हमने इस तरह से क्लासीफाई किया है। तो क्या हो सकता है, सपोज हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स हैं, तो इसमें से 15 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं या 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हेयर कलर ब्लैक है और आई कलर भी क्या है, ब्लैक है। इसी तरह से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हेयर कलर वाइट है और आई कलर ब्लैक है। इसी तरह से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आई कलर ब्लैक है, हेयर कलर ब्राउन है। तो इस तरह से हमें क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन होंगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट, जो हमने डेटा को इस तरह से अरेंज किया है, हमने क्या किया, दो एट्रीब्यूट लिए, एक एट्रीब्यूट की 4 क्लासेज बनाई, दूसरे एट्रीब्यूट की भी हमारे पास सपोज 4 क्लासेज हैं और हमने अपने डेटा को इस तरह से टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो ये टेबल हमारी कहलाती है कंटिंजेंसी टेबल या क्लासिफिकेशन टेबल। तो इस क्लासिफिकेशन टेबल के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हमारे जो दो एट्रीब्यूट हमें गिवन है वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर की जब बात होगी तो सबसे पहले बात होगी नल हाइपोथेसिस की, यानी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या होगी जिसे हमने टेस्ट करना होता है। तो देखते हैं। तो आपको पता है नल हाइपोथेसिस को हम H0 से यहाँ पे नोट करेंगे। तो H0 H0 नल हाइपोथेसिस। हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो नल हाइपोथेसिस में जो हमारा अजम्पशन होगा वो होगा द एट्रीब्यूट्स, सपोज एट्रीब्यूट्स हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, द एट्रीब्यूट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो जो अजम्पशन है हमारा यहाँ पे जिसको हमने टेस्ट करना है वो है द एट्रीब्यूट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट। सपोज हमारे पास क्या है, दो एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट A एंड एट्रीब्यूट B। जैसे इस केस में एग्जांपल में मैंने लिया था हेयर कलर और आई कलर। तो हेयर कलर मेरा एट्रीब्यूट A हो गया, आई कलर मेरा एट्रीब्यूट B हो गया। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी। अब इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हो जाएगी द एट्रीब्यूट्स A एंड B आर डिपेंडेंट।
तो ये हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है। तो हमने क्या करना है, इस हाइपोथेसिस को सैंपल के बेसिस पे टेस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे किसी भी पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन के बारे में हमें टेस्ट करना है कि वहाँ पे दो एट्रीब्यूट जो गिवन एट्रीब्यूट हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सैंपल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। तो जब काई स्क्वायर टेस्ट की बात आती है तो काई स्क्वायर टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ वैलिडिटी कंडीशंस होती हैं। तो वो वैलिडिटी कंडीशंस क्या हैं वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये कंडीशंस यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट की हमने नोट करी हैं। तो जो पहली कंडीशन है वो है द सैंपल ऑब्जर्वेशंस शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी जो सैंपल हम ले रहे हैं वो सैंपल हमारा क्या होना चाहिए, एक रैंडम सैंपल होना चाहिए। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड कंडीशन में सैंपल साइज शुड बी ग्रेटर देन 50, यानी कम से कम हमारे सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, 50 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ऐसा क्यों है, तो इसके लिए जो रीजन हमने गिवन किया है वो थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन में हम कह रहे हैं जो सेल फ्रीक्वेंसी है, अभी हमने देखिए सेल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनाई थी, इस तरह की टेबल हमारे पास थी, इस तरह की टेबल हमारे पास आ रही थी। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है हमारी, ये फ्रीक्वेंसीज हमारी सेल फ्रीक्वेंसीज कहलाती है। ये जैसे पहली सेल हो गई, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से सेल्स हमारी हैं। तो जो थर्ड कंडीशन कहती है, थर्ड कंडीशन है नो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5, यानी कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी भी सेल की वो लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस सेल फ्रीक्वेंसी को प्रीसीडिंग सेल या सक्सीडिंग सेल में पूल करेंगे। और जितनी भी पूलिंग होंगी, जैसे अगर एक पूलिंग होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यूनिट रिड्यूस हो जाएगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से 1 यूनिट आप रिड्यूस करोगे। अगर दो पूलिंग होती है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए कंटिंजेंसी टेबल बनाई। कंटिंजेंसी टेबल में हमें सेल फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी है, जो गिवन होंगी वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी, जिसे हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करेंगे वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो इसको हम अभी देखेंगे कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब हमने काई स्क्वायर डिफाइन किया था तो काई स्क्वायर क्या था, सिंपली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को लेके हमने काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया हुआ था। तो उस लेक्चर का लेक्चर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए सपोज अगर हमारे पास कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आती, अब सपोज इस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, विच इज़ लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को या तो इसके प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग सेल में पूल्ड कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस सेल में भी क्या है, लेस देन 5 फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या करना होगा, इसे भी पूल करना होगा। तो 2 पूलिंग हो गई, अगर 2 पूलिंग हो गई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगी, 2 यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। तो थर्ड कंडीशन यही है, नो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5। इफ सो देन pooled this frequency which is less than 5 to its preceding cell or succeeding cell frequency and thus reduce the degree of freedom, 1 unit degree of freedom from total degrees of freedom। तो इस तरह की 3 कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि ये कंडीशन आप याद रखेंगे। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंटिंजेंसी टेबल, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या होती है और कैसे हम इसका यूज करके अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह की टेबल हमारे पास है। ये टेबल हमारी कहलाएगी R×S कंटिंजेंसी टेबल। तो इस R×S कंटिंजेंसी टेबल में हमारे पास R कॉलम्स हैं और S रोज़ हैं। तो इस तरह का डेटा हमें क्या होता है, प्रॉब्लम में गिवन होता है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन हमें गिवन है। तो इसके बेसिस पे हमने देखना है कि ये एट्रीब्यूट A और एट्रीब्यूट B आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
तो देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम A1, तो A1 के यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो एट्रीब्यूट A की फर्स्ट क्लास को पजेज करते हैं, टोटल कितने होंगे, ब्रैकेट A1 होंगे। इसी तरह से एट्रीब्यूट A का सेकंड क्लास A2, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो A2 का पजेज करेंगे वो टोटल कितने होंगे, ब्रैकेट A2 होंगे। सिमिलरली फॉर एट्रीब्यूट B, ब्रैकेट B1 इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स possessing क्लास B1 ऑफ एट्रीब्यूट B। और इसी तरह से हमने क्या किया, ग्रांड टोटल n कैलकुलेट कर लिया। तो अब जो वैलिडिटी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से भी नोट कर लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम का सम जो टोटल होगा उसको हम C1 कहते हैं, सेकंड कॉलम का जो सम होगा उसे C2 कह देंगे, और rth कॉलम का जो सम होगा उसे हम CR कह देंगे। यानी जो ब्रैकेट A1, ब्रैकेट A2, ब्रैकेट AR है इसे हम C1, C2 अप टू CR भी नोट करते हैं। इसी तरह से ये R1, R2 अप टू RS हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो n होगा, तो ये n होगा ब्रैकेट A1 प्लस ब्रैकेट A2 प्लस अप टू ब्रैकेट AR, और ब्रैकेट B1 प्लस ब्रैकेट B2 प्लस अप टू ब्रैकेट BS। तो टोटल n हमारे पास है। हमने क्या किया, अब इंडिविजुअल सेल्फ फ्रिक्वेंसीज का सम निकाल लिया, एक बार उसे रो वाइज टोटल किया, एक बार कॉलम वाइज टोटल कर लिया। तो इनकी हेल्प से हम पता करेंगे कि एट्रीब्यूट A और एट्रीब्यूट B इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए काई स्क्वायर का फॉर्मूला जब हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने इसे नोट किया था। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, तो डबल समेसन हम यूज करेंगे। तो डबल समेसन, जो पहला समेसन होगा वो सपोज I से मैं नोट करता हूँ, तो I 1 to R एंड समेसन J 1 to S। तो पहला समेसन हमारा 1 से लेके R तक होगा, यानी एट्रीब्यूट A के लिए होगा, और दूसरा समेसन हमारा एट्रीब्यूट B के लिए होगा जो 1 से लेके S तक होगा। तो ये हमारा हो जाएगा OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर R माइनस 1 इंटू S माइनस 1, यानी जो काई स्क्वायर कैलकुलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद R माइनस 1 इंटू S माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब देखिए OIJ यहाँ पे क्या है और EIJ क्या है, ये हमें समझना है। ये हमारे समझ में आ गया तो हम काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो A1 B1, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट A1 B1 नोट किया है, तो ये हमारा O11 होगा, यानी I की वैल्यू भी क्या है, 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ब्रैकेट A1 B1 इज इक्विवेलेंट टू O11। सिमिलरली ब्रैकेट A2 B1 is equivalent to O21, O21 which is not equal to O12, that is A1B2। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, O21 is not equivalent to O12। अब O21 क्या है, O21 ये होगा, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो एट्रीब्यूट A की सेकंड क्लास A2 और एट्रीब्यूट B की फर्स्ट क्लास B1 को पजेस करते हैं। और जबकि O12 क्या होगा, O12 होगा A1 B2, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो A1 और B2 को पजेस करते हैं, A1 एंड B2। तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, अलग अलग होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा ब्रैकेट AIBJ, इसे हमने कह दिया ये क्या है, क्वांटिटी OIJ है। तो यानी जो ये फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है A1 B1, A2 B1, AR B1, AR BS, ये सब क्या है, हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है जिसे हम OIJ से नोट करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया कि हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली OIJ गिवन होंगे। अब हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग EIJ कैलकुलेट करना है। तो ये EIJ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे भी समझते हैं। तो देखिए EIJ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेंगे यहाँ पे। अब जैसे EIJ मैं एक जनरल टर्म में लिखता हूँ,
तो ई आई जे मेरा होगा n इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ ए आई एंड बी जे, प्रोबाबिलिटी ऑफ ए आई एंड बी जे। ई आई जे का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आई एंड ए जे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की। यहाँ पे अगर रैंडम वेरिएबल हमारा ए आई एंड ए जे है या कोई इवेंट है हमारे पास, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। यही हमने डिस्कस किया था जब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को डिफाइन कर रहे थे। तो वहाँ पे जो ई आई हम कैलकुलेट करते हैं, ई आई क्या होता है वहाँ पे n इंटू पी आई होता है। बाइनोमियली हम इसको डिस्कस करते हैं, ई आई इज इक्वल टू n इंटू पी आई। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है, हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये आप समझेंगे। हम जब सैंपल की बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमने एट्रीब्यूट की बात की है। तो एट्रीब्यूट में क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल उस एट्रीब्यूट, कोई भी पॉपुलेशन उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्या होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट जिसमें इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को पजेस करेंगे और दूसरा पार्ट उस एट्रीब्यूट को इंडिविजुअल्स पजेस नहीं करेंगे। तो दो तरह की पॉपुलेशन हो गई, एक वो जो एट्रीब्यूट को पजेस करती है और दूसरी वो जो एट्रीब्यूट को पजेस नहीं करती है। अब उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सीधा सीधा है भाई, फ्रीक्वेंसीज इन क्लास ए। अगर हमारे पास दो क्लासेज हैं, सपोज हमने क्या किया, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन टोटल हमारी n की है, इसे हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया। एक क्लास हमारी सपोज एक क्लास हमारी C1 है, एक क्लास C2 है। तो जो फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी होगी इंडिविजुअल्स की, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, C1 डिवाइडेड बाई n। और इसी तरह से इस क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, C2 डिवाइडेड बाई n। ये क्लासिफिकेशन का बहुत बेसिक रूल है। जब भी हम किसी पॉपुलेशन को किसी फिनोमिना के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पॉपुलेशन हमारी क्या कहलाती है, डाइकोटोमस पॉपुलेशन कहलाती है। और उसी डाइकोटोमस पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल पॉपुलेशन कहते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट को पजेस करने का चांस वो क्या होगा, C1 बाई n होगा। अगर मैं कहूँ कि C1 वाली क्लास मेरी क्या है, एट्रीब्यूट जो इंडिविजुअल्स हैं वो एट्रीब्यूट को पजेस करते हैं, वो वाली पॉपुलेशन है, तो पजेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, C1 डिवाइडेड बाई n होगी। और नॉन पजेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, C2 डिवाइडेड बाई n होगी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मेरी क्या है, बाइनोमियल पॉपुलेशन है। तो उसके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे n इंटू पी होगा। जब हम कहते हैं भाई हमारा, अगर हमारा x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ पैरामीटर n, p, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n इंटू पी होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पजेसिंग द एट्रीब्यूट। तो ये पजेसिंग क्लास की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ई आई जे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ई आई जे डिफाइन किया n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई एंड बी जे, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो एट्रीब्यूट ए आई और बी जे दोनों को क्या करते हैं, पजेस करते हैं। तो इसे, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो नल हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे बनाई है, वो नल हाइपोथेसिस बनाई है कि ए और बी दोनों आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी जे होगा। ये भी आपको पता है, जब एंड की बात हो रही है तो एंड के टर्म्स में हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी जे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे। कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी जो नल हाइपोथेसिस, जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, उसमें अज्यूम किया हुआ है कि दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। उसी को हमने टेस्ट करना है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर हम टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई कितना होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैंने कहा भाई अगर फर्स्ट क्लास में मेरे पास C1 इंडिविजुअल्स हैं तो उन इंडिविजुअल्स के फर्स्ट क्लास में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, C1 डिवाइडेड बाई n होगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई मीन्स फर्स्ट क्लास, एट्रीब्यूट ए की फर्स्ट क्लास में टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं, ब्रैकेट
A1 इंडिविजुअल्स हैं, तो फर्स्ट क्लास में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्रैकेट A1 डिवाइडेड बाय n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इज ब्रैकेट AI डिवाइडेड बाय n। तो ये हमने इस तरह से नोट कर लिया। अब मैंने अभी आपको बताया था जो AI होता है इसको हम कॉलम सम कहते हैं, तो इसे मैं CI कह लेता हूँ, तो ये CI डिवाइडेड बाय n होगा। इसी तरह से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ हम कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पजेसिंग एट क्लास J ऑफ एट्रीब्यूट B, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट BJ डिवाइडेड बाय n। यानी B1 में टोटल कितने हैं, B1 है, तो इंडिविजुअल्स जो B1 को पजेस करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट B1 डिवाइडेड बाय n। सिमिलरली ब्रैकेट B2 डिवाइडेड बाय n, तो हमने जनरलाइज लिख लिया उसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ इज इक्वल टू ब्रैकेट BJ डिवाइडेड बाय n, या इसे हम कह सकते हैं RJ, jth रो टोटल डिवाइडेड बाय n। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन BJ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RJ इंटू CI डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई हमारी AI और BJ एक साथ मिलने की, यानी जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम कहते हैं भाई A1 और B1, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो A1 और B1 को पजेस करते हैं, इनके मिलने का चांस कितना होगा, इनके मिलने का चांस होगा ब्रैकेट B1 इंटू ब्रैकेट A1 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये कहलाती है हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। तो जो प्योर स्टैट्स बैकग्राउंड के होंगे उन्हें ये इजीली समझ में आ रहा होगा। जो नॉन स्टैटिस्टिशियन हैं तो उनके लिए सीधा सीधा रूल है, हमने क्या करना है, A1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, A1 के टोटल को n से डिवाइड करेंगे तो A1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। B1 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए B की प्रोबेबिलिटी, B के क्लासेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए B के क्लासेस के टोटल को n से डिवाइड करेंगे तो B के क्लासेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर, वो सेल्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम EIJ अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए EIJ कितना होगा, जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो EIJ ये सीधा सीधा हो जाएगा, जब इसे मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा RJ इंटू CI डिवाइडेड बाई n। तो ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है। EIJ कैलकुलेशन का फॉर्मूला RJ इंटू CI डिवाइडेड बाई n। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि हम कैसे EIJ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, EIJ क्या होता है। तो देखिए आपको कंटिंजेंसी टेबल गिवन होगी तो आप क्या करोगे, रो टोटल्स कैलकुलेट कर लोगे और कॉलम टोटल्स कैलकुलेट कर लोगे। अगर फर्स्ट सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, जैसे ये हमारी फर्स्ट सेल फ्रीक्वेंसी है, तो फर्स्ट सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस सेल की रो टोटल वैल्यू दैट इज R एंड इस सेल की कॉलम टोटल वैल्यू दैट इज C। तो R इंटू C डिवाइडेड बाई ग्रांड टोटल N। तो ये इस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या किया, इस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस सेल का रो टोटल मल्टीप्लाइड बाई इस सेल का कॉलम टोटल होल डिवाइडेड बाई ग्रांड n। तो हमें इस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हमें इस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस सेल का रो टोटल देखेंगे कितना है, इस सेल का कॉलम टोटल देखेंगे कितना है, उन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो हमें इस क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशंस कैसे होगी, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास OIJ हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। हमने पहले कॉलम में OIJ अरेंज कर लिया, सेकंड कॉलम में EIJ कैलकुलेट कर लिया और थर्ड कॉलम में OIJ माइनस EIJ ये डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया। देन नेक्स्ट कॉलम में OIJ माइनस EIJ स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया और लास्ट कॉलम में OIJ
माइनस ई आई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे कैलकुलेट करेंगे तो इस कॉलम का सम, ये सम हमारा क्या होगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, तो इसके बाद डिसीजन क्या होगा, तो अब डिसीजन की बात करते हैं। तो देखिए डिसीजन में हमने क्या किया, काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से, समेसन आई 1 to r समेसन j 1 to s ओ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे। अब हमें पता है जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काई स्क्वायर r माइनस 1 इंटू एस माइनस 1 होगा। और हमें ये भी पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, ये इस केस में कितनी होगी, r माइनस 1 इंटू एस माइनस 1 होगी। तो इसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बनाते हैं, यानी डिसीजन में क्या करेंगे, या तो अपनी नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो कब एक्सेप्ट होगी कब रिजेक्ट होगी, यहाँ पे हम नोट करते हैं, इफ़ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर r माइनस 1 इंटू एस माइनस 1 कॉमा एल्फा, देन वी रिजेक्ट H0। तो क्या किया, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर काई स्क्वायर टेबुलेटेड से बड़ी आती है तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड है तो उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से कैसे बिना टेबल देखे अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो अगर देखिए काई स्क्वायर कैलकुलेट आपने किया, जैसे आपने काई स्क्वायर कैलकुलेट किया और इस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, r माइनस 1 इंटू एस माइनस 1 से छोटी आएगी, तो इस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। टेबल कब देखनी है, टेबल तभी देखनी है जब काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, उस टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम से बड़ी क्वांटिटी होगी, तभी आप टेबल वैल्यू देखने जाओगे। अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू उस टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम आती है तो उस केस में नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, सीधे सीधे एक्सेप्ट हो जाती है। अगर नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो गई तो हम कहेंगे भाई दोनों एट्रीब्यूट क्या हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे दोनों एट्रीब्यूट आपस में डिपेंडेंट हैं। तो ये तो हो गया प्रोसीजर काई स्क्वायर टेस्ट का। अब देखिए इस टेस्ट के बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि दो एट्रीब्यूट आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। अब सपोज़ करिए कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है आपके पास जिसमें आपने दो एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करना है, उनकी डिपेंडेंसी टेस्ट करनी है, और उस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि वो दोनों एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं, आपस में एसोसिएटेड हैं। तो फिर आपको चेक करना होगा कि वो एसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो एसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डेटा क्या होगा, क्लासिफिकेशन में क्लासेस में होगा, यानी डिस्क्रीट डेटा होगा। अगर यही डेटा कंटिन्यूअस होता तो हम रिलेशनशिप क्या करते, रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पे हम चेक कर लेते कि वो रिलेशन आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है। रिग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता कर सकते हैं। इस केस में जब हम काई स्क्वायर यूज करेंगे तो अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो हमें ये देखना होगा कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, कितने क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसे पता लगाने के लिए कंटिंजेंसी कोफिशिएंट का हम यूज करते हैं। तो वो कंटिंजेंसी कोफिशिएंट क्या होता है वो हम नोट कर लेते हैं। तो कंटिंजेंसी कोफिशिएंट को हम C से नोट करते हैं, और C इक्वल टू होता है अंडरवुड काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर। तो कंटिंजेंसी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है अंडरवुड ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर, जहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर होगी। तो अब देखिए जो C की वैल्यू होगी, ये C की जो रेंज होगी, यहाँ पे C की रेंज होगी 0 to 1।
सी की रेंज हमेशा क्या होगी, 0 to 1 होगी। यानी का स्क्वायर हमारा क्या है, 0 to इन्फिनिटी है, तो सी की रेंज भी क्या लेंगे हम, 0 to 1 लेंगे। तो अब अगर ये कंटिंजेंसी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 के पास है तो हम कहेंगे वो एसोसिएशन क्या है, बहुत वीक एसोसिएशन है। इसी तरह से अगर कंटिंजेंसी कोफिशिएंट हमारा 1 के क्लोज होगा तो हम कहेंगे हमारा एसोसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो इस तरह से हम अपना एसोसिएशन या डिपेंडेंसी दो एट्रीब्यूट्स की आपस में चेक कर सकते हैं। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और लिमिटेशंस इस टेस्ट की हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो इसको हमने का स्क्वायर के हेल्प से टेस्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ 8000 ग्रेजुएट्स इन ए टाउन 800 are females. Out of 1600 graduate employees 120 are females. Use chi-square to determine if any distinction is made in appointment on the basis of sex. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एम्प्लॉयमेंट या हम कहें एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट के दो कैटेगरीज हो गई, एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड। और इसी तरह से दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो सेक्स है, मेल्स एंड फीमेल्स। तो हमने चेक करना है कि जो सेक्स और अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट है वो दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। तो जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे होगी तो वो हो जाएगी H नॉट सच दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो इस तरह से हम अपनी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी एट्रीब्यूट क्या हो गए, एक तो हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ और दूसरा हो गया दूसरा एट्रीब्यूट हो गया हमारा सेक्स। तो इसी केस में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी उसमें हम कह लेंगे भाई देयर इज डिस्टिंक्शन मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इस तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा। तो इसे परफॉर्म करने के लिए अभी हमने देखे कंटिंजेंसी टेबल को डिस्कस किया था। तो इस डेटा की हेल्प से हमें क्या करना होगा, पहले अपनी कंटिंजेंसी टेबल को प्रिपेयर करना होगा। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे देखिए। तो देखिए दो एट्रीब्यूट हमारे पास हैं। पहला एट्रीब्यूट हमने नोट कर लिया, सपोज अपॉइंटमेंट की दो क्लासेस एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड। इसी तरह से जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है सेक्स की दो क्लासेस मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये इस तरह से हमने अपनी टेबल बना ली है। अब ये डेटा हमें चाहिए, यानी सेल फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। टोटल 4 सेल हमारे पास हैं यहाँ पे। तो हमसे कहा गया है आउट ऑफ 8000 ग्रेजुएट्स, यानी जो टोटल सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे सैंपल में वो कितने हैं, 8000 हैं। अब इसके बाद 8000 में से हमसे कहा गया है 800 आर फीमेल्स। आउट ऑफ 8000 ग्रेजुएट्स इन ए टाउन 800 आर फीमेल्स, यानी जो टोटल फीमेल्स हैं, टोटल फीमेल्स कितनी हैं, 800 है। तो फीमेल्स का टोटल कितना होगा, 800 होगा। ये हम यहाँ पे टोटल्स नोट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे टोटल्स होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फो हमें गिवन है वो है आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट
एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़, यानी टोटल एम्प्लॉयड कितने हैं 1600 हैं, तो एम्प्लॉयड का टोटल कितना हो गया 1600 हो गया। अब हमें देखिए सिर्फ एक सेल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चाहिए, उस एक सेल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम अपनी टेबल क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 1 होगी। कैसे होगी वो भी समझ लीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है। आर मीन्स क्लासेज ऑफ अपॉइंटमेंट, कितनी क्लास हैं 2 क्लास हैं, एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड। इसी तरह से एस इज क्लासेज ऑफ सेक्स, 2 तरह की क्लासेज हैं मेल्स एंड फीमेल्स। तो आर इक्वल टू भी 2 है, एस इक्वल टू भी 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितनी होगी r-1 इंटू एस माइनस 1, दैट इज 2-1 इंटू 2-1 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सेल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोन होगी तो हम क्या कर सकते हैं बाकी सेल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी क्या है, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे है। तो वो रेस्ट्रिक्शन भी देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब कैसे गिवन है, आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़, यानी टोटल कितने हैं 1600 हैं, इसमें से 120 आर फीमेल्स, इन 1600 में से क्या है 120 फीमेल्स हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन हमें बता दी गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं बाकी सेल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1600 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मेल्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो मेल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस केस में 1480। इसी तरह से हमारे पास टोटल फीमेल्स 800 हैं और एम्प्लॉयड फीमेल्स 120 हैं, तो नॉट एम्प्लॉयड फीमेल्स कितनी होंगी 800 माइनस 120 दैट इज 680। इसी तरह से अब देखिए टोटल फीमेल्स हमारे पास 800 हैं और टोटल ग्रेजुएट्स 8000 हैं, तो टोटल मेल्स कितने होंगे 8000 माइनस 800 दैट इज 7200। सिमिलरली टोटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितने हैं 1600 हैं और टोटल कितने हैं 8000 हैं, तो नॉन एम्प्लॉयड कितने होंगे 8000 माइनस 1600 दैट इज 6400। अब देखिए नॉट एम्प्लॉयड हमारे पास 6400 हैं जिसमें से 680 फीमेल्स हैं, तो मेल्स कितने हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे 5720। तो इस तरह से हमने अपनी कंटिंजेंसी टेबल इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंप्लीट कर ली। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे हमने कंटिंजेंसी टेबल यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। इस केस में क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी, तो हमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए था 1 सेल की फ्रीक्वेंसी नोन होनी थी। तो 1 सेल की फ्रीक्वेंसी हमें नोन है, तो हम क्या कर सकते हैं बाकी सेल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो देखिए कैलकुलेशंस में हमें R गिवन है, R इज़ 2, S इज ऑल्सो 2, दिस इम्प्लाइज दैट R-1 इंटू S-1 इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन है, तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसीज की बात की जाए तो O11, तो O11 यहाँ पे है 1480, O12 ये है 5720, O21 दिस इज इक्वल टू 120 एंड O22 दिस इज इक्वल टू 680। तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी E11 हम कैलकुलेट करेंगे। तो E11 कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसी O11 ये है 480, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जैसे मैंने बताया था इसकी इस फ्रिक्वेंसी की रो टोटल कितनी है 7200, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रीक्वेंसी की कॉलम टोटल से जो कितना है 1600, और टोटल इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे n से, और n हमारा है 8000, तो हमें E11 मिल जाएगा। तो ये E11 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो E11 की वैल्यू आएगी 1440।
तो E11 हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, E12 E21 एंड E22 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे हम टेबल में नोट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए EIJ फर्स्ट क्लास की जो करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमने कैलकुलेट कर ली 1440। इसी तरह से सेकंड क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका जो रो टोटल है वो है 7200। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम टोटल से, इसका कॉलम टोटल है 6400 और इस पूरी क्वांटिटी को टोटल 8000 से डिवाइड करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7220 मल्टीप्लाइड बाई 6400 डिवाइडेड बाई 8000। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 5760। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। इसके बाद 120 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 120 का रो टोटल कितना है, 800 है, और इस 120 का कॉलम टोटल कितना है, 1600 है। इसे हम 8000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 80 इंटू 2 दैट इज़ 160। तो इसका हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से 680 के करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 680 का रो टोटल दैट इज़ 800 इंटू इसका कॉलम टोटल दैट इज़ 6400 डिवाइडेड बाई 8000। तो ये इस तरह से हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा आ गया 10। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 640। तो हमने क्या किया, देखिए ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी जब हमें गिवन थी, ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। तो अब हमें क्या करना है, काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसी टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम मिटा लेते हैं। तो देखिए इतने सारे कॉलम्स हमें बनाने हैं। हमने क्या किया, OIJ एज इट इज़ नोट कर लिया, OIJ की हेल्प से EIJ कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से हुआ। फिर नेक्स्ट कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस, देन डिफरेंस का स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस डिवाइडेड बाय EIJ। तो ये कैलकुलेशंस हम करते हैं। तो पहली कैलकुलेशन देखिए 1480 माइनस 1440। तो ये वैल्यू आई हमारी 40। दिस वैल्यू इज 40। The next value is minus 40, then minus 40, then plus 40। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे तो 40 का स्क्वायर ये 1600, ये भी 1600, ये भी हमारा 1600 होगा और ये भी 1600 होगा। अब जो नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, इस स्क्वायर को EIJ से डिवाइड करना है। तो डिवीजन करेंगे तो 1600 डिवाइडेड बाय EIJ। EIJ इज 1440 विच इज इक्वल टू 1.11। सिमिलरली 1600। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गए, आ गई। इनका सम हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मिल जाएगा। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हो जाएगी 13.89। तो काई स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, काई स्क्वायर 1,0.05 ये टेबल में देखना है। काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू हमने देखनी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कितनी होगी। तो देखिए आपको स्क्रीन पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दिख रही होगी। तो इस पर हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 है तो 1 वाली रो हमने सेलेक्ट कर ली और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा ये 5% है तो 5% वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे हुआ उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो है 3.84। तो ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू हो गई और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास है 13.89। तो हमारा डिसीजन बन जाएगा सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड
वी रिजेक्ट H0। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और हमने नल हाइपोथेसिस में माना था देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन मेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल्स। तो इसका मतलब है कि जो फीमेल्स का अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है, कुछ ना कुछ पार्शलिटी हुई है, यानी फीमेल्स को जो फीमेल्स का सिलेक्शन वो बायसली उन्हें सेलेक्ट किया गया है। दैट मीन्स देयर इज सम डिस्टिंक्शन मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम काई स्क्वायर की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें अगर देखना होता कि एसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंटिंजेंसी कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू देखते क्या है। अगर वो 0.50 से 1 के बीच में है तो हम कहते हैं वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो रिसर्चर हैं एक्स और वाई। इन्होंने क्या किया है, नंबर्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके लेवल, इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। तो रिसर्चर की हमारे पास 2 क्लासेज हैं और इंटेलिजेंस लेवल की 4 क्लासेज हैं। अब बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज एंड जीनियस। तो हमें चेक करना है कि जो सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पे रिसर्चर ने अडॉप्ट की है तो वो क्या उनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है, यानी जो सैम्पलिंग टेक्निक और ये लेवल हमने बनाए हुए हैं ये आपस में एसोसिएटेड है या नहीं है। तो इसे टेस्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करने के लिए पहले हमें रो टोटल और कॉलम टोटल यहाँ पे निकालने होंगे, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे रो टोटल और कॉलम टोटल हमने कैलकुलेट कर लिए। तो इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। तो पहली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो 86 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी 200 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 300। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हम कर लें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितनी है, r इक्वल टू 2 है, s इक्वल टू 4 है। तो r माइनस 1 इंटू s माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या है, 3 है। तो अगर हमें सिर्फ 3 सेल्फ फ्रीक्वेंसी नोन हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी की सेल्फ फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को जो कैलकुलेशन मेथड है उससे कैलकुलेट करेंगे, बाकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट हो जाएंगी। तो देखिए 86 के करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 86 का रो टोटल दैट इज 200 एंड 86 का कॉलम टोटल दैट इज 126 होल डिवाइडेड बाय 300। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 84। इसे हमने ब्रैकेट में इस तरह से लिख लिया। ब्रैकेट का मतलब है ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 86। इसी तरह से 60 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 का रो टोटल 200 मल्टीप्लाइड बाई 60 का कॉलम टोटल दैट इज 93 होल डिवाइडेड बाई 300। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 62। तो 60 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 62। इसी तरह से 40 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड 44 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी होगी 200 मल्टीप्लाइड बाई 69। 69 इज कॉलम टोटल ऑफ 44 होल डिवाइडेड बाई 300 दैट इज 46। तो हमने क्या किया, 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। इस कंटिंजेंसी टेबल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, तो हमें सिर्फ 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नोन होनी चाहिए, बाकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन से
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट में हमने 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली और इनका टोटल कितना है 200 है। तो इसका मतलब जो 10 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी 200 माइनस 46 माइनस 62 माइनस 84। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करना है 200 माइनस 46 माइनस 62 माइनस 84। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 8। तो इस तरह से हमने लास्ट क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। सिमिलरली देखें यहाँ पे इस क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 40 की, ये होगी 126 माइनस 84। तो ये वैल्यू आ जाएगी 126 माइनस 84 दैट इज़ 42। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल गई। सिमिलरली 93 माइनस 62, तो ये वैल्यू आ गई 31। सिमिलरली 69 माइनस 46, दिस वैल्यू इज 23। देन 12 माइनस 8 दैट इज 4। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे काई स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने वैलिडिटी जब बात की थी, वैलिडिटी कंडीशंस की बात की थी, तो वैलिडिटी कंडीशन में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस केस में एक सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन 5 है। कितनी आई है 4 आई है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 4 को सक्सीडिंग सेल में या प्रीसीडिंग सेल में मर्ज करना होगा। अब लेकिन इस केस में क्या है, सक्सीडिंग सेल तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को प्रीसीडिंग सेल में मर्ज करेंगे। तो जब प्रीसीडिंग सेल में मर्ज करेंगे तो प्रीसीडिंग सेल की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 25 + 2 हो जाएगी और प्रीसीडिंग सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 23 + 4 हो जाएगी। पूल्ड हमने करना है, तो इसी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगी, एक पूलिंग हुई है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इस केस में 2 हो जाएगी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज को अरेंज कर लिया। तो नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, OIJ माइनस EIJ कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया था, देखिए जो सेल फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस केस में देखिए लेस देन 5 हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग क्लास में मर्ज करेंगे। तो जब प्रीसीडिंग क्लास में इसे मर्ज करेंगे तो हमारी एक क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इन दोनों का सम हमारा ये 27 आया, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 27 होगी। इसी तरह से इसको मर्ज करेंगे तो ये भी हमारा क्या है 27 है। तो अब हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे करेंगे, यानी दो ऑब्जर्वेशन, दो सेल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, आपस में पूल्ड हो गई। पूलिंग हुई सिर्फ एक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगी 1 यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थी हमारे पास 3, तो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो हो जाएगी 3 - 1 दैट इज़ 2। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम अपनी टेबल वैल्यू देखेंगे। तो देखिए ये कैलकुलेशन हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी कैलकुलेशंस कर ली। हमने क्या किया, यहाँ पे लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 थी, तो इसे हमने प्रीवियस क्लास में मर्ज कर दिया। तो प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 27 हो गई। इसी तरह से यही काम हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी में किया। तो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी भी हमारी 27 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस 0, तो ये हमारा 0। अब हम ये कॉलम का सम कैलकुलेट करेंगे, तो ये काई स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आई हमारी 0.9232। तो हमने देखे काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। अब हमें डिसीजन बनाना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है। तो हमने देखे जब डिसीजन के लिए एक और चीज़ डिस्कस की थी कि हम टेबल वैल्यू पे तभी जाएंगे जब काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम से बड़ी क्वांटिटी होगी। तो देखिए इस केस में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम है।
तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0। तो हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमने कहा भाई देयर इज इंडिपेंडेंसी बिटवीन टू रिसर्चर्स फॉर डिफाइनिंग द लेवल्स ऑफ ईच डिफाइनिंग द लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए टेस्टिंग में हम जब कह रहे हैं भाई हमारे पास सेल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रीसीडिंग क्लास या सक्सीडिंग क्लास में मर्ज करेंगे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 यूनिट रिड्यूस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब हमारे पास 2x2 की कंटिंजेंसी टेबल होगी। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए, तो देखिए सपोज हमारे पास एक कंटिंजेंसी टेबल है। अब ये टेबल क्या होगी हमारी, 2x2 होगी। तो ये A, B, C एंड D, इस तरह से हमने कंटिंजेंसी टेबल अपनी डिफाइन की है। तो अगर ये A, B, C, D में से कोई भी क्वांटिटी लेस देन 5 होती है, तो हमें क्या करना होगा, उसे पिछली सेल फ्रीक्वेंसी में मर्ज करना होगा। और जब ये मर्जिंग करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करेंगे, हम 1 यूनिट रिड्यूस करेंगे। अब इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगी 1। अब अगर A, B, C, D में से कोई भी क्वांटिटी लेस देन 5 है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उसे सक्सीडिंग क्लास या प्रीसीडिंग क्लास में मर्ज करना होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 यूनिट रिड्यूस करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 यूनिट रिड्यूस करेंगे, तो जो रिजल्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और अब यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जब काई स्क्वायर टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। अगर लेस देन 5 है तो उस केस में हमारा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो अब तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को या तो प्रीसीडिंग क्लास में हम मर्ज करते थे या सक्सीडिंग क्लास में मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ऐसा कर रहे हैं तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए F. येट्स एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने एक सजेशन दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, इन सेल फ्रिक्वेंसीज़ में 1/2 ऐड कर दें, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि टोटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे इस केस में है, इस केस में अगर हम क्या करते हैं, A में 1/2 ऐड करते हैं, तो B में हमें क्या करना होगा, 1/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि जो टोटल है, टोटल हमारा क्या होगा, A प्लस B होगा, ये टोटल हमारा क्या रहे, फिक्स रहे। इसी तरह से अगर हम C में 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो D में क्या करना होगा, 1/2 ऐड करना होगा, ताकि हमारा टोटल क्या रहे, फिक्स रहे। इसी तरह से A प्लस C यानी कॉलम टोटल भी हमारा फिक्स रहे, और ये B प्लस D यानी सेकेंड कॉलम टोटल भी हमारा क्या रहे, फिक्स रहे, और जो N है वो हमारा क्या रहेगा, इस केस में फिक्स रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने करेक्शन हमें दिया कि हम फर्स्ट सेल में क्या कर सकते हैं, 1/2 ऐड करें, तो सेकंड सेल में हमें क्या करना होगा, -1/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसके बेसिस पे हम अपना काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह से अपना काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये करेक्शन जो प्रॉब्लम आ रही है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमें इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या लेना होगा, 1 लेके चलना होगा। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स में येट्स करेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, किसी भी कोई भी सेल फ्रीक्वेंसी अगर हमारी लेस देन 5 है, तो उस सेल में हम क्या करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे। अब उस 1/2 को बैलेंस करने के लिए प्रीवियस सेल में क्या करेंगे, -1/2 ऐड करेंगे, और इसी तरह से बाकी सेल्स में भी 1/2 ऐड करेंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट में पोस्ट कर लीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम पे बेस्ड सॉल्यूशन वीडियोस यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम पे अपलोड कर दें।
तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।